सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि टोटल वेलबींग होना, टोटल वेलबींग होना, है ना। अब दैट मीन्स क्या है कि आपको वेलबींग किस में होना है, लाइक जैसे कि फिजिकल टर्म में होना है, सोशल टर्म में होना है, बिहेवियरल टर्म में होना है, ठीक है, बिहेवियरल टर्म में होना है, और साथ ही साथ में आपको लाइक इमोशनली वेलबींग होना। तो ये एक WHO की डेफिनेशन है और उसी के अंतर्गत हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हमारे पास में क्यों हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड, तो सबसे पहले एक चीज़ आती है, इसे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो टर्म आया है वो इसी से रिलेटेड है। ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1951 के अंदर इन इंडिया। इंडिया जो था वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री था जिसने सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग एक तरीका था उसको स्टार्ट किया था, और उसने इसको क्या लिया था, इसको मतलब फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड के अंदर जिसने एक्शन प्लान लिए थे, प्रोग्राम्स लिए थे नेशनल लेवल पर, और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग बोला। बाद में जाके बहुत चीज़ें चेंज हुई, इसी फैमिली प्लानिंग को हम लोगों ने आगे जाके मतलब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एक कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं RCH के अंदर कन्वर्ट किया। मतलब इसका नाम चेंज होके RCH रखने में आया। RCH का मतलब होता है, RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो अब ये जो चालू करने का जो रीज़न था, फैमिली प्लानिंग या रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर का, इसको चालू करने का जो रीज़न था वो, उसका जो रीज़न था वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड था। सबसे पहले जो ह्यूमन सोसाइटी है या पॉपुलेशन से रिलेटेड है या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के अंदर थी। यदि मैं बात करूं तो प्रॉब्लम्स, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें कर्टेल करना था, शॉर्ट करना था, जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब उसमें आ गया होगा लैक ऑफ अवेयरनेस कि भाई यदि बच्चे का कुछ प्रॉब्लम होता है या बच्चा मतलब मदर के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कैसे शॉर्ट करोगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता है, उन सब चीज़ों के बारे में। खाने से रिलेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है कि बच्चे को 6 मंथ तक और 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो इस तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस एक तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम रही थी। उसके बाद में जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरी चीज़ ये थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग से में आ गया होगा कि अपने को ये लोगों को नहीं पता था कि यदि जैसे जैसे धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी ना, वैसे वैसे लोगों के सामने क्या दिक्कतें आएंगी। जैसे कि फूड स्कैर्सिटी आ सकता है, किसी तरह की फेमाइन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, किसी तरह का आउटब्रेक हो सकता है, जैसे कि कोविड का भी चल ही रहा है कि कंट्रोलेबल ही नहीं हो पाता क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस तरह की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकते हैं। तीसरा जैसे कि मिथ से रिलेटेड, मिथ एंड मिसकंसेप्शंस। मिथ एंड मिसकंसेप्शन जैसे कि आपको पता ही है पुराने ज़माने में जो था कि अपन लेडीज़ को ही वो रखते थे कि इस लेडीज़ की वजह से ही लड़का या लड़की हो रहे होते हैं, तो लड़कियां लड़की हो जाती थी तो लेडीज़ को ही क्या करते थे लोग, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जबकि ये पूरी तरह से फीमेल नहीं, मेल से कंट्रोलेबल है कि लड़का होगा लड़की पूरी तरह से मेल से कंट्रोलेबल है, क्योंकि XY जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं। मिसकंसेप्शंस भी थे, अबॉर्शन एंड फीमेल फीटिसाइड्स, इलीगल अबॉर्शन एंड फीमेल फीटिसाइड। आपको याद हो तो पुराने ज़माने में बहुत सारे विलेजेस में इस तरह का होता था, इवन अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में इस तरह का होता था कि यदि एक के बाद दूसरी लड़की हो जाती है, दूसरी बार तीसरी लड़की हो जाती है तो उसको मार दिया जाता था, उसको बचपन में ही ख़त्म कर दिया जाता था। इलीगल अबॉर्शंस रोकना, फीमेल फीटिसाइड्स को रोकना, मिथ कंसेप्शंस को रोकना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो इस तरह की इस सोसाइटी के अंदर रही हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स या इन्हीं चीज़ों को कर्टेल करने के लिए सॉल्यूशंस के रूप में जो आपके सामने आया वो पहला आया था फैमिली प्लानिंग, जिसको फाइनली जाके कन्वर्ट करके हमने बोला गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो RCH जो है उसके क्या क्या रीजंस या क्या क्या चीज़ें रही हैं जो RCH के अंदर आती हैं।
तो आरसीएच का सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ क्या है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों को एसटीडीज़ के बारे में बताना, डिजीज़ के बारे में बताना, डिजीज़ रिलेटेड विद दी एसटीडीज़ या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बताना कि इस तरह की चीज़ें यदि होती भी हैं तो हमारे पास में बेटर क्योर है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि बर्थ कंट्रोल के हमारे पास में किस तरह के क्या है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गई जैसे बर्थ कंट्रोल के हमारे पास में किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, कॉन्डोम्स आते हैं, वेरियर के रूप में आते हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल वेरियर्स होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि इंक्रीजिंग अवेयरनेस के बारे में, कि लोगों को कैसे पता चले कि हमारे पास में ऐसी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, अवेयरनेस के बारे में कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके, जैसे एग्जांपल की बात करें जैसे कि सेक्स एजुकेशन के बारे में हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हमारे को कंपलसरी है पढ़ना, कि हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह से वर्क करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह की होती है, हाइजीन प्रैक्टिस किस तरह से रखी जा सकती है, किस तरह से एसटीडीज से बचा जा सकता है, जैसे कि एड्स है, हेपेटाइटिस बी है। जैसे कि ऑडियो विजुअल या फिर प्रिंट मीडिया का सहारा लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है कि आप कॉन्डोम्स का यूज़ करें। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, एनजीओज जो होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट करने में लगी हुई हैं, अवेयरनेस बढ़ा रही हैं इन चीज़ों को लेके। इसके अलावा जैसे कि इल इफेक्ट ऑफ, आपको लोगों को ये भी बताना होगा इल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में या लार्ज पॉपुलेशन के बारे में, इल इफेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन के बारे में कि भाई किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस करने में आ सकती हैं। मेजर इश्यूज को हम लोगों को बताना होगा। और भी चीज़ें हैं जो कि हमें इस चीज़ को रिलेटेड वर्क करना चाहिए, जिसमें कि प्रमोट रिसर्च कि इस तरह से, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आरसीएच के अंदर ही आती हैं। तो इसमें और भी चीज़ें हैं जिनमें से जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्च के बारे में बात करें तो जैसे CDRI फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, CDRI मतलब हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ के अंदर बेस्ड है। ये जो जो रिसर्च लेबोरेटरी है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने सहेली, अपने नाम शायद सुना हो सहेली के बारे में, एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसके बारे में नॉन स्टीरॉयडियल, क्योंकि आप याद करो कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन वगैरह तो क्या है आपके स्टीरॉयड्स ही हो गए। तो सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल पिल्स के रूप में है जिसको डिस्कवर इन लोगों ने किया था, एंड ये वंस इन ए वीक टैबलेट है फॉर बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर ये आती है, राइट। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा जैसे कि एक और वर्ड आता है एमनियोसेंटेसिस, आपने शायद सुना होगा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या हो गया कि आपने एमनियोन फ्लूइड को क्या करना है, जैसे ये फीटस है, फीटस को सराउंड करने वाला एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं एमनियोन फ्लूइड। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमनियोन फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उस एक्सट्रैक्ट करने के बाद एमनियन फ्लूइड से हमें क्या मिल सकता है, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि इसका यूज़ के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट यूज़ में क्या हो सकता है, हम फीटल की डिफॉर्मिटीज़ को पहले पता लगा सकते हैं, फीटल डिफॉर्मिटीज़ का हम पहले पता लगा सकते हैं इसका यूज़ करके। जैसे एग्जांपल की बात करूं, फीटल डिफॉर्मिटीज़, एनी आइडिया इसका यूज़ करके जो फीटल डिफॉर्मिटीज़ या एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता लगाया जाए तो कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम पैटर्न्स का यूज़ करके। आप नॉर्मल आदमी के क्रोमोसोम को लो, नॉर्मल ह्यूमन के क्रोमोसोम को लो,
उस बच्चे के क्रोमोसोम को लो, यदि पैटर्न एक जैसा सेम आ रहा है, जैसे कैरियोटाइप जो है सेम आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी क्रोमोसोमल ब्रेकेज हो रहा है, जैसे डाउन सिंड्रोम के केस में है, ट्राइसोमी दिख रही है, या क्लाइफेल्टर के केस में है, उसमें आप आपके डबल एक्स वाई यानी कि एक्स एक्स वाई दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो फीटल डिफॉर्मिटीज लेके आएगा। स्पिना बाइफिटा का केस है, कई तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं, वो आपको इस एमनियोटिक फ्लूइड के चेक से डेवलप इससे पता लगा ली जा सकती है। लेकिन इसके कुछ यूज़ हैं, तो इसके ऑब्वियस ही बात है मिस यूज़ भी हैं। इसके यूज़ और मिस यूज़ के अंदर बात करें, मिस यूज़ के बुनियाद में बात करो तो आप फीमेल यदि फीमेल चाइल्ड है या हाँ फीमेल चाइल्ड है तो आप उसका पता लगा सकते हैं, और उसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ सकता है, फीमेल एबॉर्शंस बढ़ सकता है कि आपने उसको क्या किया, उसको पैदा होने से पहले ही ख़त्म करवा दिया। तो इस पर स्टैचुटरी बैन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट लगा चुकी है एम्नियोसेंटेसिस पर। तो ये मिसयूज है जो फीमेल चाइल्ड के बारे में पता लगाना ताकि फीटिसाइड्स को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें, इससे फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि आप फीटल यदि डिफॉर्मिटीज़ के अंदर है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स में है, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ के अंदर है, तो हम उसको पहले पता लगा सकते हैं और उसको बच्चे को आने से पहले ही अबॉर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो, लोगों की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, वो है ही है, आपको भी पता है। यहाँ पर एक सबसे पहला टर्म आता है, इसे बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, इसका डेफिनेशन क्या होगा डेमोग्राफी का? डेमोग्राफी का डेफिनेशन होगा स्टैटिकल स्टडी, स्टैटिकल स्टडी स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये इसका डेफिनेशन है डेमोग्राफी का। स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसका स्टैटिकल स्टडी का हम लोग जो तरीका निकालते हैं वो होता है, इसे बोलते हैं सेंसस। सेंसस सेंसस जो होता है वो वही, जैसे आप हिंदी में बोलोगे तो पॉपुलेशन या पॉपुलेशन जनगणना, जनसंख्या जनगणना के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, काउंटिंग की जाती है। आपको याद हो तो थोड़ा सा, हर 10 ईयर, एवरी 10 ईयर्स के अंदर सेंसस लिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो करीब 1800 के अंदर सबसे पहले जो है सेंसस हुआ था। सबसे पहले सेंसस हुआ था, उसके बाद में बहुत बार सेंसस हुए हैं, जिसमें यदि मैं बात करूं जैसे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं ईयर 1900 के अंदर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो करीब, ये मान लो आपके 2 बिलियन के आसपास थी, 2 बिलियंस। लेकिन उसी के यदि मैं बात करूं अगले 10 साल के अंदर, यानी कि 2000 ईयर के अंदर, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो करीब 6 बिलियन के आसपास हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस, करीब कितना इंक्रीज हुई है, 3 टाइम्स मोर हो गई। मतलब 3 फोल्ड इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 1900 से 2000 ईयर तक के अंदर। इस तरह का वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो चुकी है। यदि मैं इंडिया की बात करूं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इंडिया की। सो इंडिया के अंदर लगभग अपन, जैसे आपकी एनसीईआरटी लिखती है, तो 1947 के अंदर जब देश इंडिपेंडेंसी पर था, तो उस समय पे कुछ पॉपुलेशन एस्टिमेट जो रहा होगा वो 330 मिलियन का रहा था। ये एक एस्टिमेट था 330 मिलियंस का। उसके बाद में बहुत बार सेंसस हुए, जिनमें से मई 2000 के बारे में आपकी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। उस समय पे आपकी जो पॉपुलेशन थी करीब 1 बिलियन क्रॉस हो चुकी थी, 1 बिलियन क्रॉस हो चुकी थी। और उसके बाद में जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ईयर 2020 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, लेकिन मई 2000 के अंदर आपके देखो इंडिया की खुद की पॉपुलेशन क्या थी, 1 बिलियन। 1 बिलियन का मीनिंग हो गया कि जो अगर एवरी 6 पर्सन जो है वो किसका है, एवरी 6 पर्सन, यदि मैं बात करूं, एवरी 6 पर्सन जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। एग्जैक्टली, एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड दैट बिलोंग्स टू इंडिया।
ठीक है, इज इंडियन। सो धीरे धीरे करके ये बढ़ती ही जा रही है देखा जाए तो। ये जैसे कि एक और सेंसस हुआ, जैसे कि अपन के 2011 की बात करते हैं। 2011 के अंदर ये जो पॉपुलेशन थी कुछ 1.21 बिलियन के आसपास हो गई, और ये भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी आप याद करो कि गवर्नमेंट बोलती भी है, मोदी जी बोलते भी हैं कि 1.35 बिलियन यार 135 करोड़ लोग हैं हम लोग पूरे इंडिया के अंदर। ये पॉपुलेशन है। ये तो वो पॉपुलेशन है जो सेंसस के अंदर है। बाकी जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो जो हमारे यहाँ पर आए हैं वो तो और भी अलग हैं, तो उनके बारे में तो कोई काउंट ही नहीं है। तो कुल मिला के जो ऑफिशियल डाटा है 2011 का वो करीब 1.25 बिलियन एस्टिमेट है। हम ये कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट के बारे में। एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट जो होता है उसमें क्या होता है, लाइक इसका फॉर्मूला है P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से ये ग्रोथ रेट का हमारा फॉर्मूला है, जिसमें P1 जो होता है दैट बिलोंग्स टू प्रीवियस सेंसस की जो पॉपुलेशन है। तो अपन बोलेंगे पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रीवियस सेंसस, ठीक है, प्रीवियस सेंसस, ये हम लोग बात करते हैं। P2 जो होगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज ऑफ करंट सेंसस या प्रेजेंट सेंसस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल देखेंगे। और फाइनली जाके एन जो होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स दैट प्रेजेंट बिटवीन दी सेंसस, द प्रेजेंट बिटवीन सेंसस। तो इस तरह से हमें ग्रोथ रेट पता लगेगी इन एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में। अब एनुअल ग्रोथ रेट यदि मैं बात करूं इंडिया से रिलेटेड बात करें, जो आपके इस एनसीईआरटी ने मेंशन करके रखा है, ग्रोथ रेट इंडिया के रिलेटेड बात करते हैं थोड़ा सा। तो 19 ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें भी हैं, 1960 टू 1970 के अंदर जो इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट थी वो करीब थी 2.1% के आसपास। ओके, और 2001 के अंदर जो जो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी 0.7% ग्रोथ रेट थी इंडिया के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, करीब 17 जो थे वो पैदा हुए हैं या बड़े हैं 1000 के अंदर इन ईयर। 1000 लोगों के अंदर 17% या 17 बच्चे पैदा हुए हैं या बड़े हैं। इस तरह से ये ग्रोथ रेट है। यदि हम इसको देखें, इसके अकॉर्डिंग देखें, 2001 की 1.7% ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग देखें, तो एट दिस रेट ह्यूमन पॉपुलेशन जो है या इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एट दिस रेट जो पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो डबल हो जाएगी इन 33 ईयर्स के अंदर ये डबल हो जाएगी। तो ये ग्रोथ रेट से हमें ये पता लगता है कि कितना तेज़ी से ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की चल रही है ना। इसकी डबलिंग जो रेट है, या अपन बात करें डबल जो रेट है ना, इसका पता कैसे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा वर्ड आता है, मैं आपको बताता हूँ डबलिंग रेट। आपको कैसे पता लगेगा कि कितने टाइम बाद में जो है पॉपुलेशन जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। उसका एक एवरेज तरीका है, एक वैल्यू है 70 अपॉन ग्रोथ रेट। 70 अपॉन ग्रोथ रेट यदि आप इस तरह से निकालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये डबलिंग टाइम निकाल जाएगा कि कितने टाइम बाद में जो पॉपुलेशन है दैट विल बी गेट डबल्ड। आई थिंक समझ में आ रही है चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स रिलेटेड विथ ग्रोथ रेट। सो फैक्टर रिलेटेड विथ ग्रोथ रेट में जैसे सबसे पहले आते हैं अपन बर्थ रेट के बारे में। जितना ज़्यादा बर्थ रेट होगा, बर्थ रेट को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, नेटेलिटी, है ना। जितना ज़्यादा बर्थ रेट होगा, नेटेलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ पे रहेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। और ये बर्थ रेट जो बढ़ रहा है, यदि हम इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, तो वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल या हेल्थ केयर फैसिलिटी, है ना, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड।
पहले की टाइम में इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों की डेथ जो थी वो पहले ही हो जाती थी, बिफोर ही हो जाती थी। फैसिलिटीज़ के चक्कर में ये बर्थ रेट बढ़ रही है। जो दूसरा क्या हो गया, लाइक अपन बात करें डेथ रेट से रिलेटेड, ये भी फैक्टर है, डेथ रेट भी फैक्टर है। डेथ रेट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉर्टेलिटी। ठीक है, मॉर्टेलिटी। सो मॉर्टेलिटी क्या बोलती है, जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, डेथ रेट किससे रिलेटेड है, जैसे कि हम बात करें, लाइक एग्जांपल की हम बात करें, जैसे एक होता है जिसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज व्हाट IMR। IMR मतलब हो गया इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मीनिंग क्या हो गया कि बच्चे का डेथ होना, और बच्चे का डेथ होना यदि डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि यदि ये डिक्रीज हो रहा है, बच्चे का डेथ होना डिक्रीज हो रहा है, मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। जैसे कि दूसरे का क्या हो गया, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज व्हाट MMR। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसका क्या मतलब हो गया, ये भी यदि सपोज डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले क्या होता था, हाँ, पॉपुलेशन क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो पहले क्या होता था कि जो उतने बेटर इक्विपमेंट नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी, तो समटाइम्स क्या होता था, बच्चे की डेथ हो जाती थी, साथ ही साथ में कई बार फीमेल की भी डेथ हो जाती थी, फीमेल की भी डेथ हो जाती थी। तो ये आज की डेट में जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके रीज़न भी क्या हो रहा है, ये चीज़ रुक गई है। तो ये इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुई है, रैपिड डेक्लाइन हुई है। और डेक्लाइन होने के रीज़न भी क्या हो गया कि डेथ रेट क्या हुई है, कम हुई है ना, और बर्थ रेट क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, क्योंकि फैसिलिटीज़ हमारे पास में और अच्छी अवेलेबल है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी आपके ग्रोथ बढ़ेगी, किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी कंट्री की। तो माइग्रेशन में दो तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है इमिग्रेशन, किसी दूसरी कंट्री से लोगों का आना, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट को पॉजिटिव वे में बढ़ाएगा। और यदि किसी कंट्री के में बाहर की तरफ जाना, तो इसे बोलते हैं, दैट इज व्हाट, इमिग्रेशन। ठीक है, सो इमिग्रेशन जो होगा वो पॉपुलेशन को क्या करेगा, कम करेगा। जो चीज़ है वो है एज सेक्स रेशियो। एज सेक्स रेशियो क्या बताता है कि पॉपुलेशन के अंदर जो है कितने एज के लोग, बेसिस ऑफ सेक्स, लाइक मेल एंड फीमेल, और साथ ही साथ में एज। जैसे एग्जांपल की हम बात करें कि आपके करंटली किस एज के पब्लिक कितनी है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें, ये 0 to 10 ईयर के अंदर यदि मैं बात करूं, हमारे इधर की साइड में मैंने लिखा है दैट इज व्हाट, फीमेल, और इधर की तरफ मैंने लिखा है मेल। मिलियंस में है, ऑब्वियस ही बात है, पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 10 ईयर के अंदर मेल एंड फीमेल की कुछ इस तरह से है, ये एज सेक्स रेशियो है। जैसे कि आगे जाके अंदर बात करें 10 to 20 ईयर के अंदर, ये कुछ इस तरह, 20 ईयर के अंदर आपके फीमेल इस तरह से दिख गए, आपको मेल इस तरह से दिख गए। धीरे धीरे करके आपको 20 to 30 वाला भी एक ग्राफ दिखेगा। उसके बाद जैसे कि और हम आगे बढ़ते जाएं, थोड़ा सा और बढ़ते जाएं, जैसे कि 30 to 40 के आसपास हम देखें ईयर के अंदर, तो ये भी ग्राफ आपको इस तरह का दिखने वाला है कुछ। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ ऐसा दिख सकता है, वो हर एक एक जगह का अलग अलग ग्राफ है। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तो इसे एज सेक्स रेशियो बोलते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ पिरामिड्स जो कि इसी पर बेस्ड हैं, इसे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक तरह का पिरामिड है जो ये ट्रायंगुलर बेस पर रहता है, कुछ इस तरह का पिरामिड है। एक होता है जिसमें यहाँ पर देखो कि P1, ये हो गया P2, और ये हो गया P3। पॉपुलेशन जो P1 दिखा रहा है वो प्री रिप्रोडक्टिव वाली बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था, प्री रिप्रोडक्टिव। ये सबसे पहले जो पॉपुलेशन दिखा रहा है वो प्री रिप्रोडक्टिव वाली दिखा रहा है।
मिडिल वाली जो है उसमें ऐसे लोग आते हैं जो रिप्रोडक्टिव कैपेबल हैं, और P3 जो पॉपुलेशन जो दिखा रहा है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिखा रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि एज में है। सो दिस टाइप ऑफ पिरामिड्स एक्चुअली ट्रायंगुलर पिरामिड्स कहलाते हैं, ये बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड्स। और ट्रायंगुलर पिरामिड्स जो होते हैं वो बताते हैं एक्सपैंडिंग होने को। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। और इसका अच्छा खासा एग्जांपल आपको पता है, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो पिरामिड बनता है वो पिरामिड इस तरह का है, जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। और ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को बताता है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं देन रिप्रोडक्टिव से। जैसे दूसरा जो आपके ग्राफ बनता है या पिरामिड बनता है वो है वेल शेप पिरामिड, ये सेकंड है वेल शेप पिरामिड। तो आपके फर्स्ट जो था वो ट्रायंगुलर पिरामिड था। वेल शेप पिरामिड में क्या होता है, ये स्टेबल ग्राफ बताता है। स्टेबल मतलब लाइक इन द सेंस कि पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है, बढ़ नहीं रही है। ये P1 होगा, ये P2 होगा, और ये P3 होगा। तो इस तरह का पिरामिड है जो ये बताता है स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में, कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, एकदम स्टेबल अपनी जगह पर है। तो इस तरह के पिरामिड जो होते हैं वो आपके आते हैं डेवलप्ड नेशंस के अंदर। वहाँ पे इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही होती जितना कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर कर रही होती है। एंड थर्ड जो आता है वो अर्न शेप पिरामिड आता है। अर्न शेप पिरामिड के अंदर क्या होता है, आपके ध्यान से देखोगे इस तरह की कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि ये देखो, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, और ये P3 हो गया। तो P1 जो है ये क्या दिखा रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव। P2 क्या दिखा रहा है, रिप्रोडक्टिव। P3 क्या दिखा रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन ग्राफ है वो क्या दिखा रहा होता है, डेक्लाइनिंग फेज दिखा रहा होता है, डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है आपके जैसे स्वीडन के अंदर है। ओके, ओके, हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या बताता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताता है व्हेन ZPG, ZPG मतलब हो गया, यदि मैं बात करूं दैट इज ZPG रेट। ZPG मतलब हो गया ज़ीरो, ज़ीरो पॉपुलेशन, जी मतलब हो गया आपके ग्रोथ और रेट। यदि पॉपुलेशन जो है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज अचीव्ड, किसी भी रीजन से अचीव की जा सकती है, देयर आर लॉट ऑफ रीजन, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को यदि चेक करना है तो उसका मतलब ये हो गया कि हमें पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देनी है। तो बढ़ने नहीं देनी है उसका मतलब हो गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसके आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, ZPG इक्वलेंट हो सकता है आपके BR माइनस DR के, दैट बिल्कुल इक्वल हो जाए, कि बर्थ रेट भी उतनी है जितने की डेथ रेट है। तो फाइनली जाके ZPG क्या हो सकता है, दैट इज ZPG या GPG जो होता है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इज दैट क्लियर? और दैट कैन बी अचीव, दैट ZPG that can be achieved, can be achieved by, there are lot of things कि आप इसको अचीव कर सकते हो। जिसमें से आपको याद हो तो थोड़ा सा, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आप मैरिजेबल एज वाला जो फंडा है वो बता सकते हो कि भाई मैरिज जो है अर्ली ना करके मैरिजेबल एज पे किया जाए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बताया भी है। जिसमें 18 ईयर जो एज है वो किसकी होनी चाहिए, फीमेल की, और 21 ईयर जो है वो आपके मेल की एज होनी चाहिए, ये मैरिजेबल एज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, और बेटर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन।
सो आप इसको भी बता सकते हो लोगों को।